मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगुई ने पेंगटोंग को वहां पर मार दिया था, जिसके बाद वो उसके वहां पर भेज देता है जहां पर सबसे ज्यादा डिसाइपल्स है। ऐसे करके वो वहां के 38 जीनियस डिसाइपल्स को मार देता है, जिससे मेंगे को वहां पर टेंशन होती है। लेकिन तेंगुई उसको हौसला देता है और बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतनी टेंशन मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस बिंग से मिलने वहां चले जाते हैं, जिस दौरान मिस बिंग तेंगुई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको ये कंपटीशन के बारे में बताती है कि 1 महीने बाद यहाँ पर अल्केमिस्ट का कंपटीशन होने वाला है, तो तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करके उन सारे मास्टर के डिसाइपल्स को हराना होगा ताकि मेरी तुम इज्जत रख सको। जिसके बाद टेंगू उसकी बात मान जाता है, लेकिन टेंगू से सवाल पूछता है कि आप इसके लिए इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हो रही हो। अब आगे एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहां पर टेंगू मिस बिंग से पूछता है कि आप उन सभी मास्टर को हारते हुए क्यों देखना चाहते हो, कि आपकी कोई उनसे दुश्मनी है। जिसके बाद मिस बिंग बोलती है कि मैं भी एक लो लेवल की एल्केमिस्ट हूँ और बाकी के जितने भी एल्डर्स और मास्टर है वो एक इंटरमीडिएट और उससे ज्यादा हाई लेवल के एल्केमिस्ट है। इसलिए जब पिछली बार मैंने ये कंपटीशन अटेम्प्ट किया था तो उन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम उनके डिसाइपल्स को हरा दोगे तो मेरी थोड़ी इज्जत बच जाएगी और मैं शायद थोड़ा किसी को फेस दिखा पाऊंगी। जिसके बाद टेंगू उसकी बात सुनकर बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत करिए, आप अपने डिसाइपल्स पर भरोसा रखिए। जिसकी बात सुनकर मिस बिंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है और बोलती है कि तुम्हारे ये वो शब्द सुन के मुझे वापस हिम्मत आ रही है कि मैं उनसे लड़ सकूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां पर खुश हो जाती है और टेंगू को एक टोकन देती है और बोलती है कि ये इमोर्टल वैली का नंबर 8 का टोकन है और ये अभी खाली है, तुम वहां पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके बाद वो टेंगू को बोलती है कि तुम इमोर्टल गेट के टाइगर एंड हिडन ड्रैगन के वहां पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वहां पर ज्यादा ही तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा वहां पर कोई एडवांटेज ले, क्योंकि जिस दौरान तुम प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस दौरान तुम पर कोई अटैक भी कर सकता है। इसलिए तुम्हें वहां पर स्पेशली अपना ध्यान रखना पड़ेगा और ज्यादा तक तुम फोर्थ एल्डर लुई और डिसाइपल हॉल के डिकन हॉल से बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हारी जान के पीछे पड़े होंगे। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि मास्टर मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। जिसके बाद मिस बिंग बोलती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये फिर से बता देना चाहती हूँ कि 1 महीने बाद टाइम एंड स्पेस डोजो के वहां पर तुम चले जाना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे पार्टिसिपेट करके अल्केमी सेरेमनी को वहां पर अटेंड करना पड़ेगा। मिस बिंग की ऐसी बातें सुनकर टेंगू और मेंगे दोनों ही उसके लिए राजी हो जाते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अपने मास्टर को याद करती है और बोलती है कि मुझे मास्टर को देखे 3 साल से ज्यादा हो चुका है, उन्होंने लास्ट बार मुझे 3 साल पहले ही गुड बाय किया था। न जाने मेरे मास्टर आखिरकार कहाँ हैं और वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही स्पिरिचुअल बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें मेंगे और टेंगू होते हैं। तभी मेंगे टेंगू से बोलती है कि पिछली बार मैंने सियाहो से तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी थी। उसने बताया था कि इमोर्टल सेट के अंदर जो एल्केमी कंपटीशन हुआ था उसके अंदर तुम्हारी स्किल्स सबसे ज्यादा हाई थी और ये मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने आंखों से तुम्हारी स्किल्स को देख पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। जिसके बाद वो बोलती है कि बस कुछ महीने की बात है, फिर मैं तुम्हारी स्किल्स अपने आंखों से देख पाऊंगी। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि मैं इस कंपटीशन के अंदर और डिसाइपल के साथ compete नहीं करूंगा, मैं उनको अपनी स्किल्स नहीं दिखाऊंगा। जिसके बाद सुनकर मेंगे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुमने तो मिस बिंग से प्रॉमिस किया था ना कि तुम उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस दिलाओगे, क्या तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। जिसके बाद टेंगू उसको बोलता है कि अगर मैंने उन डिसाइपल्स को हरा भी दिया तो मिस बिंग की खोई हुई रिस्पेक्ट वापस नहीं आएगी, जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह तो बिल्कुल नहीं। टेंगू की ऐसी बातें सुनकर मेंगे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि टेंगू आखिरकार चाहता क्या। तभी टेंगू बताता है कि 1 महीने बाद मैं उन डिसाइपल्स को नहीं सीधा और एल्डर्स को चुनौती दूंगा और मैं मिस बिंग की जगह एक कंपटीशन लड़ूंगा, जिस दौरान मैं सारे एल्डर्स को चुनौती दूंगा और मैं अपनी स्किल्स दिखाऊंगा। जिसके बाद मैं उन सबको वहां पर हरा भी दूंगा और उनके घुटनों के बल नीचे ले आऊंगा ताकि वो मिस बिंग की इज्जत कर सके और अपना हारा हुआ चेहरा उनको दिखा सके। जिसकी बात सुनकर मेंगे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बोल रही होती है कि और एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के एल्केमिस्ट हो, लेकिन तुम तो सिर्फ होली एल्केमिस्ट हो, क्या तुम इसके बावजूद भी उन्हें हरा सकोगे। जिसकी बात सुनकर टेंगू मुस्कुराता है और उसे बोलता है कि लिटिल फूल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि वो तो मैं एल्केमिस्ट की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना होली सेट के अंदर जो चीफ एलेक्जर भी है वो मेरे सामने कुछ नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरी क्वालिफिकेशन के सामने कोई यहाँ पर टिक नहीं सकता। जिसकी बात सुनकर मेंगे को थोड़ा आराम मिलता है और वो उसकी बात को एग्री कर लेती है। जिसके बाद मेंगे टेंगू को बोलती है कि टेंगू चलो हम सिहाओ एंड जियान को ढूंढने चलते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे होंगे। जिसकी बात सुनकर टेंगू उसकी बात मान लेता है और उस स्पीड बोट की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू और मेंगे को, वो उस स्पिरिचुअल बोट के पास में जाकर बैठ
बैठ जाता है जहाँ पर मेंगे उससे बात करने वाली होते हैं। तभी टेंगू से बोलता है कि क्या तुम मू गुफेंग के बारे में जानती हो? जिसकी बात सुनकर मेंगे थोड़ा हैरान होती है और वो बोलती है कि वो हमारी फैमिली के एंसेस्टर थे, लेकिन वो 70,000 साल पहले मारे जा चुके हैं। लेकिन तुम्हें उनके बारे में कैसे पता और तुम उनको कैसे जानती हो? जिसकी बात सुनकर टेंगू से बोलता है कि जब मैं बियर गोड एबिस के अंदर था तो मेरा एक साथी मुझे मिला जिसने मुझे बताया उन सभी के बारे में, और मैंने वहां से अपनी 4 होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड भी रिकवर कर ली है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि और उसी ने मुझे बताया कि 80,000 साल पहले इटर्नल इमोर्टल सेट में 10 लोग वहां पर ट्रेवल कर रहे थे, जिस दौरान वो बियर गोड एबिस के अंदर भी आए। उनमें से एक मू गुफेंग भी था। जिसकी बात सुनकर मेंगे थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी टेंगू आगे बताने लगता है और बोलता है कि जो मेरी 6 हैंडल होंगमेंग गॉड स्वॉर्ड्स है वहां पर से उन लोगों ने डिवाइन स्वॉर्ड को चुरा ली, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट के अंदर जो मेरी होंगमेंग गॉड किलिंग स्वॉर्ड है वो सोल इमोर्टल प्लेस के अंदर होगी। जिसके बाद वो बताता है कि हुआंगफू के अंदर मेरी एक होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे बस और 5 स्वॉर्ड्स के बारे में नहीं पता, मुझे इसके बारे में पता लगाना है। जिसकी बात सुनकर मेंगे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको कुछ याद आता है और वो बोलते हैं कि तेंगजुंग होली डायनेस्टिक के अंदर तुम्हारे 2 मैजिकल स्वॉर्ड होंगे, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जिसके बाद वो वहां पर उदास होने लगती है और अपनी मदर के बारे में याद करने लगती है। तभी तेंगु उसको दिलासा देता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद मेंगे उसको बोलती है कि मेरे फादर मरने से पहले मुझे एक चीज बोलते थे कि जो हमारी मू फैमिली के एंसेस्टर है मू गुफेन, उन्होंने 80,000 साल पहले एक स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ाई की थी जिसका नाम टैंग था। वो हेवनली पनिशमेंट माउंटेन में मिले थे जहां पर उनको एक आर्टिफैक्ट भी मिला था। मेंगे की ये सही बातें सुनकर तेंगु को कुछ चीजें याद आने लगती है और वो याद करता है कि कैसे उसके साथी ने उन सभी के नाम बताए थे और उन सारी कहानी बताई थी। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो बोल रही थी कि मेरे फादर ने मुझे एक चीज और बताई थी, जो तेंग योंगसुंग है वो वहां का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था जिसका नाम टैंग था, और हमारे जीतने पर उसने हमको एक आर्टिफैक्ट भी दिया था जो कि हमारी मू फैमिली का था। और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जिस आर्टिफैक्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो और जिस आर्टिफैक्ट के बारे में मेरे फादर बात करते थे शायद वो तुम्हारी ही स्वॉर्ड है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड है। जिसकी बात सुनकर टेंगु उसको बोलता है कि तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और इस तरह रोना भी बंद करो। जिसके बाद वो बोलता है कि एक न एक दिन मैं वहां पर उस सब का बदला ले लूंगा तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो बोलता है कि और होली डायनेस्टिक को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर को भी वहां से बचा लूंगा। जिसकी बात सुनकर मेंगो वहां पर उदास होने लगती है और वो बोलती है कि टेंगु क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मदर अभी तक जिंदा होगी? जिसकी बात सुनकर टेंगु उसको बोलता है कि तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारी माँ ऑफकोर्स जिंदा होगी और मैं वहां पर उन सबको खत्म करने के बाद तुम्हारी माँ को वहां पर क्वीन भी बना दूंगा और साथ ही मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। जिसकी बात सुनकर मेंगी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और वहां पर रोने लगती है और टेंगु को वहां पर गले लगा लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चीफ टैंग दिखाई जाती है जहां पर उसका एक साथी आया होता है, जहां पर उसके लिए वो एक न्यूज लेके आया होता है और वो बोलता है कि तुम्हें इन 100 साल के अंदर नो स्टोन को छोड़ना होगा और जो हुआंगफू सेट ने बियर गुड एविन से एक डिवाइन स्वॉर्ड ली थी उसको हमें वापस दोबारा लेना होगा। जिसकी बात सुनकर चीफ टैंग उसे बोलती है कि तुम वापस जाओ और मेरे फादर को बोल देना कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और हम सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड ही नहीं मीटियोर गॉड कैनियन भी वापस लेंगे। जिसकी बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिंसेस, अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वहां से जाने लगता है और बोलता है कि ये सारी न्यूज मैं आपके फादर को बता दूंगा। तभी चीफ टैंग बोलती है कि मैं आपको वहां बाहर तक छोड़ जाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा उसको अलविदा करके वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं चीफ टैंग को, वो बोलती है कि मेरे फादर को लगता है कि पहले से सब कुछ पता था क्योंकि उन्होंने पहले से ये सब कुछ प्लान कर रखा था। जिसके बाद वो बोलती है कि एक न एक दिन मैं अपनी टैंक फैमिली से जितनी भी चीजें खोई है उन सबको मैं धीरे धीरे वापस ले ही लूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डोजो का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीकॉन हॉल और फोर्थ एल्डर होता है, जहां पर वो फोर्थ एल्डर को बोल रहा होता है कि मेरे डिसाइपल्स और बाकी 38 डिसाइपल्स न जाने एकदम अजीब तरीके से उन लोगों ने सुसाइड कर ली। ये कोई छोटा मैटर नहीं है, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ी षड्यंत्र है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन लगा देनी चाहिए। जिसके बाद फोर्थ एल्डर बोलता है कि ब्रदर आप इसके बारे में चिंता मत करिए, मैं इसके पीछे जरूर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और असली जो कातिल है उसके बारे में पता लगाऊंगा। जिसके बाद उसका पता लगने के बाद मैं उससे बदला लूंगा और बाकी जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सबका बदला लूंगा। तभी सीन दूसरे साइड का दिखाया जाता है जहां मिस म्यूरोंग वहां पर आराम कर रही होती है और वहां पर कुछ सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो वहां पर आके बोलती है कि मिस म्यूरोंग मैं आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आई हूँ। जिसके बाद वो वहां पर एक शील्ड बना देती है ताकि उन लोगों की बातें कोई और ना सुन सके। जिसके बाद मिस म्यूरोंग बोलते हैं कि अब तुम बोल सकती हो। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत बताने लगती है कि लास्ट नाइट यहाँ पर एक
तेंग शियान होली डायनेस्टी का प्रोटेक्टर आया था और वो पूरी रात वहां पर वेट कर रहा था, जिसकी बात सुनकर मिस म्यूरांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे लगता है कि वो तेंग शियान के पास आया था और वो वहां पर किसी बियरगोड एबिस के डिवाइन स्वॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा था, जिसकी बात सुनकर मिस म्यूरांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। तभी हमें मिस म्यूरांग दिखाई जाती है जो कि बोल रही थी कि चीफ टैंग तो तेंग जुआन होली डायनेस्टी की प्रिंसेस निकली, तुम्हारे और मेरे अलावा न जाने और यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं। जिसके बाद बोलती है कि इस हुआंगफू सेट के अंदर तुम्हारे और मेरे जैसे न जाने कितने लोग और छुपे हुए हैं। जिसके बाद बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन डिवाइन स्वॉर्ड्स और म्यूटियर गॉड कैनियन ट्रेजर को मैं ही लूंगी, जिससे हमारी म्यूरांग फैमिली सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और पूरे डायनेस्टिक के अंदर हमारी फैमिली का ही राज होगा। जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इसलिए चाहती थी ताकि ये चीज पाकर उनकी जो फैमिली है वो सबसे ऊपर पहुंच जाए और जितने भी और क्लैंस और जितने भी एंसेस्टर्स और जितने भी एल्डर्स उन सबके सामने झुक जाएंगे। जिसके बाद वो बोलती है कि एक बार ये सब कुछ मिल जाए, जिसके बाद सारे मास्टर और सारे क्लैन हमारे सामने सरेंडर कर देंगे। और यही चीज सोच के वो वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।